नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपकी अगली कक्षा में मैं आपको बुद्धि पढ़ाने वाला हूँ। दरअसल इसकी एक कक्षा हो चुकी है और ये दूसरी कक्षा है बुद्धि की। बुद्धि के संबंध में सामान्य जानकारी, उसकी संकल्पना, उसकी कुछ सिद्धांत, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं, वो सिद्धांत ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है? आगे की जो आपकी कक्षा है उसमें मैं आपको बुद्धि मापन के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है? बुद्धि मापन क्या होता है? तो बुद्धि क्या होता है ये सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अब मैं बुद्धि मापन की तरफ चलता हूँ कि बुद्धि मापन होता क्या है? इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? ठीक है? तो जब हम किसी के बारे में पहली बार पढ़ने आते हैं, तो हमारा पहला काम होता है कि हम उसके थोड़ा-सा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएँ, कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? कैसे उसकी शुरुआत हुई है? उसकी प्राचीन अवधारणाएँ क्या रही हैं, इस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जाएँगे, तो हम शुरुआत करते हैं अपने देश से। अगर हम कहेंगे अपने देश में कि बुद्धि का मापन अगर करना हो, तो किस आधार पे करते थे? पूर्व में, प्राचीन में जो परंपरागत विधि थी, तो उसका मापन एक ही प्रकार से करते थे कि आपको कितना याद है। आपने कई बार सुना होगा कि आपके मेरे बच्चे को इतना याद है, इनके बच्चे को इतना याद है, इनके बच्चे को इतना ही आता है, मेरे बच्चे को इतना सारा याद है। ठीक है? तो दरअसल ये यह बात नहीं पूछते हैं कि आपके बच्चे को कितना याद है, कितना नहीं याद है। वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि लब्धि मेरे बच्चे की बुद्धि लब्धि से इतना अंतर रखता है, ठीक है? कि मेरे बच्चे की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है और आपके बच्चे की बुद्धि कम है, ठीक है? तो एक व्यावहारिक तरीका था मापन का, जो पूर्व में पारंपरिक लोग पारंपरिक तरीके से करते आए हैं। लेकिन हम थोड़ी प्राचीन अवधारणाएँ देखेंगे कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बुद्धि को मापती थी पूर्व के समय में, ठीक है? तो भारतीय दर्शन में बुद्धि का मतलब विवेक, स्मृति, समाधान यही देखा जाता था। अभी मैंने आपको बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति उसे माना जाता था जिसे बहुत अगर वो बालक है तो बहुत सारी चीज़ें याद रखता है, तो वो बुद्धिमान है। अगर वो थोड़ा प्रौढ़ है तो उसका ये माना जाता था कि उसे डिसीज़न मेकिंग की कैपेबिलिटी उसके अंदर कैसी है, कि वह कैसे निर्णय लेता है। इसको देखकर कहा जाता था कि यह व्यक्ति बुद्धिमान है और यह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। और एक चीज़ और थी, समस्या समाधान की क्षमता, ठीक है? कोई भी समस्या का समाधान जो आसानी से कर दे, जल्दी से कर दे, उसे भी बुद्धिमान माना जाता था। तो ये भारतीय दर्शन में बुद्धि के विवेक, स्मृति और समाधान, ये 3 चीज़ें थी। भारतीय दर्शन में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति को देखा जाता था। और प्राचीन दार्शनिक क्या मानते थे? यूनान के जो दार्शनिक थे आपके पाश्चात्य दार्शनिक, वो प्लेटो और अरस्तू, इन्होंने मानसिक क्षमता और मानव मन की समझ पर चर्चा की। उनका मानना था कि जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता होती है या उसका मन होता है, उसी से व्यक्ति के बुद्धिमान होने, ना होने, कम होने या ज़्यादा होने की चीज़ें निर्भर करती हैं, ठीक है? तो ये था आपकी प्राचीन अवधारणाएँ। सामान्य रूप में हम मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे इसे याद रखेंगे, ठीक है? फिर हम आगे चलते हैं। फिर आगे युग आगे बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ी। जब दुनिया आगे बढ़ी तो बहुत सारे आपके शिक्षा शास्त्री आए, मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बुद्धि को मापने के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, ठीक है? उसमें सबसे पहला नाम आता है आधुनिक जो मापन करता है बुद्धि के 19वीं शताब्दी में आते हैं फ्रांसिस गाल्टन। आप ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा। इसी नाम से ही आपको आगे बढ़ना है, इस नाम को पकड़ के आगे बढ़ना है। फिर आप समझ पाएँगे कि वो कौन-कौन से व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है? फ्रांसिस गैल्टन 19वीं शताब्दी के अंत में गैल्टन ने क्या किया था, मानसिक क्षमताओं के अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग शुरू कर दिया। गैल्टन जो थे वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। विज्ञान के मनोविज्ञान के साथ-साथ उन्होंने विज्ञान का भी अध्ययन किया था। इसीलिए उन्होंने मानसिक क्षमताओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक जो साइंटिफिक मेथड है उसका उपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने मनोमितिकी विधियाँ, साइकोमेट्रिक विधि विकसित की और आँकड़ों का उपयोग किया। देखिए, जो ये इन्होंने लिखा है कि उन्होंने मनोमितिकी विधियाँ यूज़ की और आँकड़ों का उपयोग किया। जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें ज़्यादातर आँकड़े ना होकर मतलब जो मैटर होता है वो मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होता है। लेकिन ये साइंस के थे, इन्होंने इसीलिए आँकड़ों का प्रयोग किया और मात्रात्मक आँकड़ा निकाला। अगर ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है तो वो मात्रात्मक नहीं, वो गुणात्मक आँकड़े ज़्यादा निकालता है, मात्रात्मक नहीं निकालता है। लेकिन उन्होंने मात्रात्मक आँकड़े निकाले और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। फिर उनके बाद आए जेम्स कैटल। इन्होंने
फ्रांसिस गैल्टन के काम को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते हुए मेंटल टेस्ट, मानसिक परीक्षण का विकास किया। ये शब्द आया मानसिक परीक्षण, इसका विकास किया कि हम मन का ये मानसिक का परीक्षण करेंगे, ठीक है। फिर अगली सेंचुरी आती है 20वीं सदी। 20वीं सदी में जब आप आएंगे तो आपने एक नाम बहुत बार सुना होगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था इन्होंने, इनका नाम था बिनेट, ठीक है। कोई अब बिने कहता है, कोई बिनेट कहता है, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने। ये फ्रांस के थे और इनके साथी थे साइमन, ठीक है, थियोडोर साइमन। थियोडोर साइमन और विने ने मिलकर 1905 में फ्रांसीसी सरकार के लिए बच्चों की मानसिक क्षमता के मापन हेतु एक प्रणाली विकसित की। कैसी प्रणाली विकसित की? यह प्रणाली विकसित की थी पहली बुद्धि परीक्षण की प्रणाली, ठीक है। इसका उद्देश्य यह था कि स्कूल में जो कमजोर बच्चे हैं उनकी पहचान की जाए और पहचान करके उन्हें उस प्रकार से शिक्षा दी जाए जिस प्रकार का उनका मानसिक स्तर है, ठीक है। तो पहली बार ये जो अवधारणा आई मेंटल एज की, इसे प्रस्तुत करने का काम विनय साइमन स्केल ने किया, ठीक है। उन्होंने कोई स्केल बनाया, उस स्केल के आधार पर बच्चों की मानसिक क्षमता को मापा और उस स्केल पे माप करके उन्होंने बताया कि ये बच्चों की मानसिक आयु है, ठीक है। आयु दो प्रकार की बताई। पहली तो एक शारीरिक आयु जो एक उम्र में होती है, जैसे अगर 5 साल का बच्चा है तो उससे पूछा जाएगा, आपसे अगर कहा जाएगा कि बच्चा कितने साल का है आपका, तो आप कहेंगे ये 5 वर्ष का है। लेकिन मानसिक आयु ये अलग होता है। मानसिक आयु अलग कैसे होता है? देखिए, शारीरिक आयु जो होती है वो जैविक होती है और मानसिक आयु बुद्धि से प्राप्त होती है। बुद्धि आपका अगर उस एज के हिसाब से ठीक है, जिस एज में आप हैं, जिस जिस उम्र में आपका शरीर है, उस उम्र के हिसाब से बुद्धि आपकी ठीक है, तब माना जाएगा कि आपकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला बुद्धि मापन का अगला जो पड़ाव आता है वो आता है आईक्यू, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है कि आपका आईक्यू कितना है, उनका आईक्यू कितना है। तो ये 1912 में जो एक हमारे बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इन्होंने इंटेलिजेंट कोशिएंट आईक्यू की अवधारणा दी। आईक्यू शब्द दिया, पहली बार दिया, और एक फार्मूला दिया जिसका नाम था आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। मानसिक आयु को अगर हम वास्तविक आयु से डिवाइड कर देंगे और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें हमारा आईक्यू मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला हिस्सा आता है, अगले जो हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं उनका नाम है लुई टर्मन। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस में है। टर्मन ने बिने के परीक्षण को संशोधित कर स्टैनफोर्ड बिने स्केल है, ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल, पहले बिने साइमन था, फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड मतलब वो यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ दिया और नाम लिख दिया स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ठीक है। उस परीक्षण को टर्मन ने ही संशोधित किया था। 20वीं सदी के बाद अब आती है आपकी अगली सदी, 21वीं सदी। दुनिया आगे बढ़ती है और आते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक, जो वर्तमान समय की परीक्षाओं में, वर्तमान समय के परीक्षणों में सर्वाधिक प्रयोग किए जाते हैं, उनकी बारी आती है। तो सबसे पहले आते हैं डेविड वेक्सलर, ठीक है, WISC, इनके इनके स्केल का नाम है। 1939 में वेक्सलर ने वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। और द वेक्सलर, देखिए इन्होंने दो दो प्रकार के टेस्ट बनाई। WISC, ठीक है, ये चिल्ड्रंस के लिए था, और WAIS ये एडल्ट लोगों के लिए था, जो सीनियर थे उनके लिए था, ठीक है। बच्चों के लिए अलग बनाई और सीनियर्स के लिए अलग बनाई। फिर अगला नंबर आता है थर्स्टन का। थर्स्टन ने कहा था बुद्धि इकाई की बजाय, एकल इकाई नहीं है बुद्धि। उन्होंने कहा था कि एकल इकाई नहीं है, उसमें कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों को मिलकर बुद्धि बनी होती है, ठीक है। और गार्डनर का आपने सुना ही होगा, 1983 में मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में उन्होंने अपना बुद्धि के प्रकार को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके मनोवैज्ञानिक। फिर हम आते हैं आधुनिक दुनिया में। आधुनिक दुनिया अर्थात मशीनों की दुनिया में ये कंप्यूटर आधारित परीक्षण और न्यूरोसाइंस ने बुद्धि मापन को अधिक सटीक बना दिया, ठीक है। बुद्धि मापन की तकनीक जो कि सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित थी, और वो विज्ञान की तरफ आ गई और तकनीक की तरफ आ गई, और तकनीक ने उसे और सरल बना दिया, जिससे कंप्यूटर और न्यूरोसाइंस इन सब के माध्यम से बुद्धि मापन और सटीक बन गया। और सटीकता से आप ये बता सकते हैं कि बुद्धि लब्धि कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ?
उस विज्ञान के बाद अगला नंबर आता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स। ये चीज़ें जब जुड़ी इनके साथ, तब बुद्धि मापन का पूरा नज़रिया ही बदल गया। ठीक है, तो ये एकदम न्यू है, आपकी परीक्षाओं में अभी आया नहीं है, लेकिन भविष्य में आ सकता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो बुद्धिमापन का इतिहास जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह प्रक्रिया समय के साथ साथ अधिक जटिल, वैज्ञानिक और सटीक सटीक होती गई। जब दुनिया में कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की जाती है, पहली बार कोई चीज़ आती है, तो उसका स्वरूप और अब के स्वरूप में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कंप्यूटर को ही ले लीजिए, कंप्यूटर पहले इतना बड़ा होता था कि एक कमरे में समाता था एक कंप्यूटर। बड़े-बड़े वायर, केबल, अलमारियों की तरह सीपीयू इतने बड़े-बड़े लगे होते थे। लेकिन आज का समय क्या है? आज कंप्यूटर आपके पेन में हो सकता है, आज कंप्यूटर आपकी घड़ी में हो सकता है। आप कोई स्मार्ट वॉच खरीदिए और स्मार्ट वॉच में भी एआई का यूज़ करके उसे बनाया गया है, ठीक है? तो दुनिया बहुत बदल गई है, चीज़ें बदल गई हैं। आज शिक्षा, रोज़गार और मनोविज्ञान का अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार, कि बुद्धि परीक्षाएँ कितनी प्रकार की हैं, ठीक है? क्या होती हैं बुद्धि परीक्षाएँ? अभी मैंने बताया आपको कि उसका मापन कैसे करते हैं। अब उस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, वो टेस्ट वो देखेंगे, ठीक है? जो टोटल टेस्ट था, टोटल आपने टेस्ट पढ़ा था अभी, अभी आपने वेस्लर का पढ़ा, आपने बिने साइमन का पढ़ा और स्टर्न का पढ़ा, जिसका भी आपने पढ़ा। अब उसको हम एक प्रक्रिया के तहत पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे और सीक्वेंस में पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं। हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा इमेज है। ये ये डायग्राम मैंने खुद ही बनाया है। देखिए, जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षाएँ हैं, मेज़रमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा होता है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल मतलब किसी जब आप सिंगल आदमी का बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षा, जब आप पूरे ग्रुप का, एक पूरे क्लास का कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षा, ठीक है? तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर ये सामूहिक और व्यक्तिक ये सब अलग-अलग चीज़ें क्या है? ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से सुनिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और आपने जो कुछ भी सवाल बुद्धि के बारे में, इनके बारे में सुना होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे, ठीक है? तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के हैं, परीक्षा, परीक्षण, टेस्ट, मेज़रमेंट सब एक ही चीज़ है। इंग्लिश को ध्यान में रखिए क्योंकि अंग्रेजी नहीं बदलता है, हिंदी हर परीक्षा में बदल जाती है। इंग्लिश, हिंदी दोनों में पढ़िए। जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, वो हिंदी में, इंग्लिश में दोनों पढ़ें। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, वो भी हिंदी, इंग्लिश दोनों में पढ़ें, ठीक है? उनके लिए तो इंग्लिश है ही। तो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार का है, वैयक्तिक है, सामूहिक है, ठीक है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का है और सामूहिक भी 2 प्रकार का है। अब ये कैसे हो गया? देखिए, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, जब आप किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल इंसान का बुद्धि परीक्षण आप कर रहे हैं, तो हो सकता हो कि वह इंसान पढ़ा लिखा हो या हो सकता है वो ना पढ़ा लिखा हो। आप बुद्धि परीक्षण करेंगे तो उसे कुछ प्रश्न देंगे या कोई एक्टिविटी उससे कराएँगे ना, तो अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए भाषात्मक परीक्षा यूज़ करेंगे आप, वर्बल टेस्ट। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए आप नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा है भाषात्मक परीक्षा या शाब्दिक परीक्षा और क्रियात्मक परीक्षा या तो अशाब्दिक परीक्षा, जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। तो भाषात्मक उसके लिए है जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए क्या है, उसके लिए आप कोई एक्टिविटी करा के उसकी बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही इनको बाँटा गया था। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला और सबसे प्रथम कौन-सा है, ठीक है? तो बुद्धि मापन की तकनीकें, सबसे पहला आपका है भाषात्मक में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, ठीक है? ये सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था। मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि अल्फ्रेड बिने ने 1905 में फ्रांस सरकार के लिए, वहाँ के जो सरकारी स्कूल में बच्चे थे पढ़ने वाले, उनके लिए सबसे पहली बार बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाया, एक स्केल बनाया, साइमन के साथ मिलकर, यही विकसित किया गया, ठीक है? और उन्होंने मानसिक आयु, मेंटल एज, इसका उपयोग किया, इस शब्द का उपयोग किया। मेंटल एज निकाल के बताया कि इससे आप बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? फिर बिने साइमन के बाद दुनिया थोड़ी-सी और आगे बढ़ी
और एक और आपके आए टर्मन, एक और आपके शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक आए, टर्मन आए। और टर्मन ने क्या किया, वो जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिने साइमन की बुद्धि परीक्षण को लिया, उसमें कुछ बदलाव किए और संशोधित करके उसमें आईक्यू शब्द इसका इजाद किया, इस शब्द का इजाद किया जिसका नाम है इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ठीक है, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, आईक्यू आईक्यू आईक्यू। ठीक है, तो ये कुछ क्रम हो गए, और भी बहुत सारे हैं जिसे आप जान सकते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उतने ही बताए हैं जितना जितने जितने में आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं जिसे आपको जानना चाहिए। ये आपके भाषात्मक में ही बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं, जैसे इसमें आपके ड्रॉ अ मैन है। ठीक है, टर्मन का संशोधन तो आपको बता ही दिया, गुड एनफ है। हाँ, उसके बाद है भाटिया बैटरी परीक्षण। फिर अगला मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है वेस्लर बुद्धि परीक्षण। ठीक है, वेस्लर, डेविड वेस्लर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये आधुनिक समय के आपके मनोवैज्ञानिक हुए। इन्होंने एक परीक्षण बनाया, वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अ चिल्ड्रन, WISC। प्रारंभ में मैंने बताया था, ये बच्चों के लिए बनाया था। ठीक है, और एक इसी तरह का बनाया था WIS एक और बनाया था जिसका नाम था वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, WAIS। ठीक है, WAIS बनाया और WISC बनाया। तो WAIS जो था वो एडल्ट के लिए था और WISC किसके लिए था, ये बच्चों के लिए था। ये परीक्षण वर्बली लोगों का बुद्धि मापते थे। ठीक है, वर्बली मतलब पढ़े लिखे लोगों का, हाँ, जो पढ़ लिख सकते थे। फिर अगला है इसी में क्रियात्मक परीक्षा। ठीक है, नॉन वर्बल जिसको हम कहते हैं, यह उनके लिए उपयोगी है जो पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है। दुनिया में हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, या हर किसी को वो भाषा नहीं आती है जिस भाषा में आपने परीक्षण बनाया है या किया है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपके नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। ये है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें व्यक्ति के विभिन्न पैटर्न और आकृतियों में तार्किक संबंध खोजने कहा जाता है। ठीक है, बच्चों के सामने या जिसका परीक्षण आप कर रहे हैं, उन्हें एक आप पैटर्न दे दीजिए या कुछ चित्र दे देंगे और कहेंगे कि इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, इस आकृतियों में क्या पैटर्न दिख रहा है, आप इस चित्र को देख के क्या समझते हो। ठीक है, तो ये था रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। दूसरा है कोहल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ठीक है, ये आपने कई बार देखा होगा, या तो आपने किसी बच्चे के प्ले स्कूल में देखा होगा या किताबों में देखा होगा। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स होते हैं, उसमें चित्र बनाने के लिए कहा जाता है बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। फिर आते हैं, अगली बुद्धि परीक्षण है, अगला हिस्सा है बुद्धि परीक्षण का। ये तो व्यक्तिक हो गया, व्यक्तिक में दो हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल। अब हम आते हैं सामूहिक। ठीक है, सामूहिक या भाषा का तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जब हम बुद्धि परीक्षा समूह में करते हैं। जब कक्षा में आपको सारे बच्चों का एक साथ करना हो, या किसी भीड़ का करना हो, या किसी महत्वपूर्ण समूह का बुद्धि परीक्षण आपको करना हो, तो इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण यही होता है कि जब आप किसी के समूह में बहुत सारे लोगों का बुद्धि परीक्षण करते हैं, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो यह भी दो प्रकार का होता है, सेम वैसे ही सेम टू सेम, वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब भाषात्मक और क्रियात्मक। तो जब हम भाषात्मक की तरफ जाएंगे, तो भाषात्मक में आपके सबसे पहला परीक्षण है ओटिस समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसका प्रयोग स्कूल, सेना और बड़े संगठनों में भर्ती के लिए उपयोग किया जाता है। एक साथ सबको भर्ती करना है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि वर्बल टेस्ट में और कौन से परीक्षण आते हैं। एक है आपका आर्मी अल्फा टेस्ट। देखिए, आर्मी अल्फा टेस्ट क्या है, ये हुआ यह था कि जब दुनिया में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में, पहला विश्व युद्ध, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में। तो पहले विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में सैनिक शहीद हुए अपने देशों की तरफ से लड़ते हुए। तो जब सैनिक शहीद हो रहे थे, लोगों की कमी पड़ रही थी, तो जल्दी जल्दी सेना में लोगों को भरा जा रहा था। जब जल्दी जल्दी सेना में भरा जा रहा था, वहाँ अधिकारी लोग बनाए जा रहे थे। तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वो ये सोच रहे थे कि हम किसी को, तो ऐसा नहीं कि किसी को भी सेना का बागडोर दे दें और वो बैठ के हमारा पूरा बेड़ा गर्क ही कर दे, कहीं हमें लड़ाई न हरवा दे।
इसके लिए ये टेस्ट बनाया गया। उनका सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया जाएगा। ये शिक्षित सैनिकों के लिए था, ठीक है? तो उनका बुद्धि परीक्षण किया गया, जो इसमें श्रेष्ठ आया उसे आगे रैंक दिया गया, वो आगे बढ़ाया गया। जिसके कम आया उसको उस हिसाब से नीचे रैंक दिया गया, ठीक है? और दूसरा है सेना का सामान्य वर्गीकरण, ठीक है? इसका निर्माण जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। पहले वाले का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था, अमेरिका में सेना को विभिन्न विभागों में भेजने के लिए, और सैनिकों का वर्गीकरण किया जाना था। इसमें सैनिकों को शब्दावली, गणित, सुंदर गणना, इन सब 3 समस्याओं का समाधान खोजना था। शब्दावली दे दी जाती थी, गणित दे दिया जाता था, या तो चीज़ों को गिनने का काम दे दिया जाता था। सामान्य वर्गीकरण है, इसका मतलब ये है कि ये लो ग्रेड के जो सैनिक होते हैं या नीचे के जो सैनिक होते हैं, डी ग्रुप के सैनिक होते हैं, कांस्टेबल या कोई, उनके परीक्षण के लिए था, ठीक है? हालाँकि सैनिक लो ग्रेड के नहीं होते हैं, सैनिक हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबका कार्य श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को बाँटने के लिए ऐसे ही बनाया था, ठीक है? फिर हम आते हैं क्रियात्मक परीक्षा, सामूहिक वाले में, नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है? तो उसमें है क्रियात्मक वाले में दूसरा है आर्मी बीटा टेस्ट, उसका अल्फा था, इसमें बीटा है। इसका भी निर्माण अमेरिका के में ही प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। विभिन्न पदों पर अधिकारियों का चुनाव करना था, और यह उनके लिए था जो पढ़ाई-लिखाई या अंग्रेजी नहीं जानते, जो अशिक्षित थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग शिक्षा नहीं जानते, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, या तो वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनकी भी प्रज्ञा, उनकी भी बुद्धि तेज होती है। तो इसलिए ये टेस्ट बनाया गया कि हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट करें, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, तेज हैं, ठीक है? आर्मी बीटा टेस्ट इसके लिए था। फिर अगला है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। शिकागो नाम से ही आपको पता चल रहा है, अमेरिका का यह शहर है। आर्मी अल्फा ये भी अमेरिका में बना था, आर्मी बीटा ये भी अमेरिका में बना, और सेना का सामान्य वर्गीकरण ये भी अमेरिका में बना। और शिकागो अमेरिका का एक शहर है ही। यह 6 वर्ष के बालकों से लेकर वयस्कों तक के लिए है। यह 15 वर्ष की तक आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षा लेने में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस परीक्षा में आकृतियों में समानता असमानता बताकर चित्र के टुकड़ों को जोड़कर पूर्ण कराया जाता है, और समान वस्तु की छँटाई की जाती है। छोटे बच्चों का खिलौना आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे खिलौने आते हैं जो छोटे-बड़े साइज़ के मिक्स रहते हैं, उनसे कहा जाता है कि एक साइज़ का बेटा अलग करके बताओ, ठीक है? या तो चित्र के छोटे-छोटे टुकड़े हैं, जोड़ के बताओ। कोई एक चित्र है, उसके टुकड़े निकाल दिए गए हैं, कहीं हाथ उधर फेंका है, कोई पैर उधर, कोई उँगली उधर फेंकी है, बच्चा उसे जोड़कर बताता है। या तो एक ही तरह की कई वस्तुएँ हैं, एक चीज़ में मिक्स हैं, आपको उसे अलग-अलग छाँटना है। तो ये आपका था शिकागो क्रियात्मक टेस्ट, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये जो कक्षा थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ टेट, सीटेट या राजस्थान टेट या किसी अन्य राज्य के टेट के लिए नहीं है। ये कक्षा आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, एमएड के लिए, और जो भी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएँ हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसके बाद कोई भी बुद्धि परीक्षण पढ़ना हो, कुछ भी सीखना हो, उसको सीखने से पहले आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। ये आपको स्टार्टिंग से एकदम नीचे से आपको समझाया गया है कि ये क्या होता है। अगली कक्षा में हम लोग आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे कि आईक्यू क्या होता है, कौन-सा स्केल दिया गया है आईक्यू के लिए, कौन-कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, यही सब कुछ। ठीक है? थैंक यू सो मच।